बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में सियासी फ़ज़ा जो है वो एक बेहतर सतह पे हमें नज़र आ रही है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो लॉन्ग मार्च की बात की जा रही थी वो अब उसमें इमरान खान साहब कुछ पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। और पीछे क्यों हटते हुए नज़र आ रहे हैं उसकी वजूहात कुछ यूँ हैं कि अगर ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में जो है वो कामयाब हो जाते हैं और अपनी जगह मुस्तहकम कर सकते हैं तो उसके बाद असेंबलियाँ टूटने की बात की जाएगी। उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। IMF के प्रोग्राम की बात की जाए तो आखिरकार हमें उम्मीद नज़र आ रही है कि IMF अपना प्रोग्राम बहाल करने में तैयार हो चुका है। ये खबर बहुत बड़ी खुशखबरी मुस्लिम लीग नून के लिए हो सकती है, क्योंकि माशी सूरत हाल जिस किस्म की इस वक्त मुल्क में है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पे करना पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा जो उसका असर आया है वो मुस्लिम लीग नून की सियासत पे आया है। अगर IMF अपना प्रोग्राम बरकरार रखता है, बहाल कर देता है, तो उसके बाद डॉलर की कीमत 182 रुपये में पहुंच जाएगी। ये सारी सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन इमरान खान साहब की रजीम चेंज करने की बात अभी भी कायम है। रजीम चेंज करने के हवाले से एक सेमिनार में उन्होंने खिताब किया जिसमें मुख्तलिफ इंकशाफात हुए। फवाद चौधरी साहब कुछ तंज भी करते हुए नजर आए, एक शेर भी सुना दिया, और वो शेर न जाने इमरान खान साहब को सुनाया जा रहा था या किसी और को सुनाया जा रहा था, लेकिन उसका जो मफहूम था वो कुछ ऐसा ही था कि अपने लीडर से वो कह रहे हो कि बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, और भी बहुत कुछ थी। एक बात जो समझ से बाहर है वो ये कि एक तरफ रजीम चेंज करने के लिए अमरीकी साजिश की बात की जाती है, दूसरी तरफ इस बात का भी रोना रोया जाता है कि खुद राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग के कुछ रहनुमाओं ने कहा कि अगर हम ये गवर्नमेंट ख़त्म ना करते तो शायद हम पे केस हो जाता, और हम पे जो है वो केस करवाने की तैयारी करवा ली गई थी। नवंबर के बाद अदालतों में मुख्तलिफ जजों के साथ मिलके इस बात की तैयारी कर ली गई थी कि हमारे खिलाफ केस होता, यकीनन हमें अपने आप को बचाने की कोशिश करनी पड़ी। ये मौक़िफ़ जो था वो मौजूदा गवर्नमेंट का है, लेकिन साथ ही साथ फिर वो मौक़िफ़ का कहाँ चला गया जिसमें महंगाई की बात की जाती थी कि जी महंगाई की वजह से हम समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत नाअहल थी और हमें इस हुकूमत से जान छुड़वानी पड़ी। दोनों तरफ कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों तरफ बातों का तजाद नजर आ रहा है। हकीकत क्या है इस पे कुछ आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फहमीदा यूसुफी साहिबा, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आप स्काइप पे हमारे साथ मौजूद होंगी। उनके साथ फ़ोन कॉल पे हमारे साथ मौजूद होंगे अरसलान ताज साहब, आपका ताल्लुक PTI से है। आप लोगों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले अरसलान ताज साहब की तरफ हम चलेंगे। अरसलान, क्या समझते हैं इस वक्त जो रजीम चेंज करने के हवाले से जो सेमिनार हुआ था, पहले तो उसके हवाले से बताइए कि ज़रूरत क्या पड़ी इस वक्त रजीम चेंज सेमिनार करने की, जबकि बहुत सी बातें पहले ही अवाम के सामने आ चुकी हैं, और एक तरफ आपका ये भी मौक़िफ़ आया है कि ये महंगाई बचाओ नहीं था, जो अदम एतमाद की तहरीक थी या हमारी गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश की गई, ये उनको ख़तरा था कि इनके खिलाफ केसेस खोले जाएंगे। अब तो नए तरमीमी बिल भी आ गया, वैसे भी वो लोग बच चुके हैं। क्या कहेंगे सारी सूरत हाल में? देखिए, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है कि बार बार बताया जाए कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ है। जो नए तरमीमी बिल आया उससे पहले और जितने इन्होंने इकदाम किए उससे तो वाज़ेह हो गया ना कि ये महंगाई का ताल्लुक नहीं, और महंगाई का इनसे वास्ता क्या है। ये तो सोने की चम्मच में लेके मुंह में लेके पैदा हुए हैं। इनको तो पता भी नहीं है कि दूध क्या लीटर मिल रहा है, आटा क्या बोरी हिसाब मिल रहा है, तेल घी क्या मिल रहा है, इनको थोड़ी पता है। ये तो कहते हैं कि जी हम जब 2 साल के थे तो हमारे पास लंदन में जायदादें थी, तो इनका तो वास्ता ही नहीं है महंगाई से, आम लोगों की जिंदगी से। तो हमें ये बताना जरूरी था, और अभी भी है कि ये नए इनका असल जो काम था ना वो ये था अपने मुकदमात खत्म कराओ। वो तो बीच में सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। अच्छा, बड़ी मजे की बात अरसलान, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करूंगी कि ये बात आज फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कही है कि ये जो नैब तरमीमी बिल है ये तो फराह गोगी साहिबा और वजीर आला, साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के लिए बड़ा फायदेमंद होगा, और जो करप्शन के पपेट्स खड़े किए गए थे इमरान खान साहब ने, ये उनके, क्योंकि वो तो आप पे खुला इल्जाम लगा रहे हैं सर कि आपने करप्शन की है। तो ये बताएं, इतने अच्छे कब से हो गए कि हमारी सहूलतकारी कर रहे हैं? ये तो मुज़ाहिका खेज बात है ना। फराज होगी, इनकी कोई रिश्तेदार होंगी, हमारा तो कोई वास्ता नहीं उनसे। तो जो मुल्तार साहब को ये फायदा देंगे, क्यों देंगे भाई?
ये सीधी सीधी अपने लिए कर रहे हैं। ये तो दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बताएं कि ऐसा कहीं हो सकता है इंसाफ का निज़ाम के जज को सामने जो केस प्रेजेंट हो रहा है मुजरिम का, वो मुजरिम जो है वो अपने लिए खुद फैसला करे कि जी मेरे खिलाफ ये फैसला होना चाहिए? ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, आप पीटीआई के खिलाफ 2-3 बड़े बड़े इल्जामात लगा रहे हैं, जिस तरह आप अपनी गवर्नमेंट में वो मकसूद चपड़ासी के हवाले से बात करते रहे। अब उनको 2-3 बातें हाथ में आ गई हैं जो आवाम सुनना चाहती है, आखिर वो चीजें हैं क्या। एक तो बनीगाला की जमीन पे कहते हैं जी 240 कनाल का रकबा जो है उस हवाले से करप्शन की बात करते हैं, एक फरा गोगी साहिबा के हवाले से बात करते हैं, एक वजीर आला पंजाब के हवाले से बात की जाती है कि उनके असासों में इजाफा हुआ, एक और बात जो की जाती है 50 अरब रुपए के हवाले से जो कि लंदन गैर कानूनी तौर पे मुंतकिल किए गए, उसमें फिर नोटिस लिया गया और फिर 7 अरब पीटीआई की गवर्नमेंट ने लेके बाकायदा उसको छोड़ दिया। ये क्या सिलसिला है सर? ये इल्जामात बार बार टीवी पे रिपीट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, बयानात आ रहे हैं। हुकूमत में है ना ये लोग, ये है ना हुकूमत में, तो ये सारी चीजें प्रोसेस कर लें। हमने मना किया है, हमने मना किया है कि किसी केस में कोई मसला है, हमने मना तो नहीं किया। हम तो पहले भी कह रहे हैं, ये हमारी हुकूमत जब थी तब कहते थे कि जी शुगर माफिया के खिलाफ जो है ये इकदाम नहीं कर रहे। हमने कमेटी रिपोर्ट बनाई, कमीशन बनाया, हमने सबको फाइन किए, जिनके खिलाफ फाइन नहीं है उनको इन्होंने साथ में डाल दिया। वो फिर आगे कह रहे हैं कि वो तो जहांगीर तरीन साहब और दीगर लोग तो मतलब शरीफुल नफ्स लोग हैं। एकदम से वो ऑन चौधरी जो है वो जहांगीर तरीन साहब के साथ होता था, वो उसको इन्होंने एडवाइजर लगा लिया जिसको अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं आती। तो मतलब कि ये लोग एक तो ऐसे हैं कि ऐसी फजूल किस्म की बात है। भाई आप हुकूमत में है ना, अभी आप केस चलाएं, हमने रोका है आपको, आप चलाएं हमारे खिलाफ जितने केसेस है। अभी आप कम केसेस चला रहे हैं हमारे खिलाफ। जिन लोगों के मतलब मेरे पास असला तक नहीं है, मुझ पे इन्होंने एफआईआर काटी, क्या है मैं दहशतगर्द हूँ। आप हरकतें तो देखें इनकी। ये सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत में इसलिए आए हैं, इनको पता है क्या कोई इतना बड़ा रिस्क लेता कि 9 महीने के लिए 10 महीने के लिए हुकूमत में आए और जैसा ये कह रहे थे कि जी हमने तबाही मचा दी थी, हमारा ये कर दिया था, तो और सारा नस्ल अपने ऊपर ले। इन्होंने बड़ा कैलकुलेटेड काम किया है। इनको पता था कि बहुत मुश्किल है, मसला आया था, कारकर्दगी नहीं हो सकती, लेकिन ये सिर्फ इसलिए आए हैं कि सारी अपने खिलाफ केसेस बंद कराएं। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने एक सो मोटो लेके जो एक काम ये करना चाह रहे थे वो ईसीएल वाला वो सारा रुकवाया। और अच्छा सर, अवाम बड़ी इस वक्त कंफ्यूज है। मैं थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकल हेड आप हटा दें और मुझे एक बात बताएं कि अवाम बहुत कंफ्यूज है इस हवाले से। अचानक से ऐसा क्या हुआ है सर कि आपके जाने के फौरन बाद 2 माह में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, महंगाई का मलबा वहां पे गिर चुका है? ये क्या हो रहा है सर? वो कहते हैं जी आप ऐसे इकदाम करके गए हैं, 2 महीनों में उन्होंने तो कुछ नहीं किया है। तो भाई तो किसने कहा था कि अगर हमने इकदाम किए थे तो वो सारे अपने गले में डाल लें? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी ये लेके आने वाले थे कि चीजें सही हो जाती? भाई आपको पता था कि इमरान खान बुरी हुकूमत चला रहे, तो आपने ली क्यों? आपने ली क्यों? किसने कहा था आपको? इमरान खान की हुकूमत में क्यों प्राइसेस ऊपर नहीं जा पा रही थी? हालांकि आलमी जब हम कहते थे कि आलमी मंडी में तेल महंगा है, ये कहते थे मिस्टर इस्माइल साहब कि जी तेल जो है वो 60 रुपए होना चाहिए। आते के साथ तुमने 2 हफ्ते में 60 रुपए बढ़ा दिए तेल के पे, पेट्रोल पे। हम क्या कर रहे थे मैं आपको बताता हूँ। हम ये कर रहे थे कि हमने अपने फिस्कल स्पेस बनाई हमने, और हमने 450 अरब रुपए की जगह बनाई। हमने डिविडेंड जो हमें हासिल होने थे वहां से पैसे कम निकाले, हमने जो है पीएसजीपी से पैसे निकाले, हमने जो दीगर जहां से पैसे निकाले, और फिर हमने उसको सब्सिडी दी, जिसपे आईएमएफ नाराज हुआ कि आप सब्सिडी क्यों दे रहे हैं। नाराज होने के बाद आईएमएफ ने हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था आईएमएफ का, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। हमें फिर वो एक ट्रांच जो मिलनी थी वो नहीं मिली थी, और उसके बाद फिर हमने नेगोशिएट करना था। बाद में हमें पाकिस्तान अजीज था, हमें पाकिस्तान के अवाम के जो स्टेक्स हैं वो अजीज थे। हमने ये नहीं देखना था कि जी अगला इलेक्शन क्या होना है क्या नहीं होना, ये तो ये लोग देख रहे हैं सारे। यही सवाल है जो आप कह रही है, जेन्युइन सवाल है कि ऐसा क्या हुआ है कि दुगनी हो गई प्राइस। हुआ ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत आ रही है आजाद की तरह हमारे ऊपर, बस ये हुआ है। अच्छा सर, वो जो लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है वो कहीं आप कहीं उस पर धीरे भी बात कर रहे हैं, आप कभी बात की जाती है कभी बात नहीं की जाती, क्या कोई सिलसिला है अब भी लॉन्ग मार्च का कि लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा?
ویسے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ بھی سوال کر رہی ہیں, ویسے تھوڑی دیر کے لیے میں کرتا ہوں, یہ بتائیں کہ کیا اس حکومت کو ہٹانے کے لیے ہمیں لانگ مارچ کی ضرورت ہے جو یہ تباہی مچا رہے ہیں اس ملک میں؟ سر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے اب 2 ماہ میں, جس قسم کے حالات. تو پھر جب یہ خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے, ہمیں کیوں محنت کریں گرمی میں, فضول میں ہمیں اتنی بڑی ایکٹیویٹی, خود ہی چلے جائیں گے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, یہ چل نہیں سکتا نظام. آپ سوچے تو صحیح کہ بکرے کا گوشت تو اب وہ لوگ بھول جائیں گے. 1900 روپے کلو ہو گیا بکرے کا گوشت, 1900 روپے. 233 روپے کا لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے. کھانے کا تیل 650 روپے ہو چکا ہے. آٹے کی بوری 10 کلو کی 1100 روپے کی ہو چکی ہے. لوگ تنگ آ گئے ہیں, لوگ نہیں کر سکتے. وہ نواب شاہ میں جو رکشہ چلایا رکشے والے نے, وہ ایسے نہیں چلایا. اچھا سر, آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری نے جب لانگ مارچ نکالا تو اس میں کہا کہ 10 روپے پیٹرول, میں اپنے جیالوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے, ان کے مارچ کی وجہ سے وہ 10 روپے پیٹرول کی پرائز میں کمی ہوئی ہے, بجلی میں کمی آئی ہے. اب اگر یہ حکومت نہیں جاتی, فرض کریں کہ نہیں جاتی اور اپنا میعاد یہ پوری کرتی ہے, تو اس صورت میں عوام کے لیے عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پھر کیا کوئی لانگ مارچ کا سلسلہ ہوگا, یا پھر آپ جو ہیں وہ پنجاب میں حکومت کرنے کے بعد کچھ اور سلسلہ جاری رکھیں گے؟ دیکھیں, بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں اور جس پہ ہم جس کو زیر غور رکھا ہوا ہے ہم نے, وقت آنے پہ اوبیسلی پھر وہ اناؤنس ہوں گی. لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب صوبہ 12.5 کروڑ کی آبادی کا 65% آبادی ہے پورے پاکستان کی, اور اس میں اس وقت وزیر اعلیٰ کے متعلق تقریباً 5 سے 6 عدالت میں معاملات چل رہے ہیں کہ وہ کیا جائز طور پہ وزیر اعلیٰ ہے بھی کہ نہیں. ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی وزیر اعلیٰ کا حلف جو ہے وہاں کے گورنر نے نہیں, قومی اسمبلی کے اسپیکر نے لیا. پھر بجٹ جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ گورنر نے اجلاس بلوا کے اس کو کہا کہ جی اسپیکر کے اتفاقی اختیارات نہیں ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہوا. پنجاب میں اس وقت پولیٹیکل ٹرموائل ہے اور اس کے حوالے سے بہت سارے کیسز عدالتوں میں ہیں, جو میں نہیں سمجھتا کہ عدالت کو اتنی زیادہ لمبا کرنا چاہیے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, عدالت کو فوری طور پہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے وہ کیسز نمٹانے چاہیے. پاکستان پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت برداشت نہیں کر سکتا. پاکستان کو اسٹیبلٹی چاہیے, اور اسٹیبلٹی کے لیے یہی ہے کہ جب اکانومی اسٹیبل جب ہی ہوگی جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی. جو انویسٹر ہیں اس کو پتا ہوگا کہ ایک ہی حکومت ہے, یہی پالیسی ہونی ہے. آپ جو پوچھ رہی تھی کہ جی 1 مہینے میں ایسا کیا ہوا, 2 مہینے میں کہ ایک دم سے ہو گیا, آپ نے انٹرسٹ ریٹ ڈبل کر دیا. انٹرسٹ ریٹ آپ نے بڑھا دیا, 18.5% پر انٹرسٹ چلا گیا ہے. آپ کا سیمنٹ کی بوری جو ہے 1200 پہ چلی گئی ہے, 2.5 لاکھ کا سریا ہو گیا ہے. اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے آپ کا 7 بلین ڈالر. اچھا سر, آپ نے کہا کہ بہت سے ایسے پہلو ہیں جس پہ سوچا جا سکتا ہے, بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کو آگے لایا جا سکتا ہے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ملک کے مفاد کے لیے مساق معیشت پہ بات کر لینی چاہیے پارٹیز کو مل کے؟ بھائی وہ تو مریم صاحبہ نے خود رد کر دیا. مریم صاحبہ کہتی ہے میں تو ایسے کسی مساق کو مانتی نہیں ہوں. تو مساق جمہوریت کون کہہ رہا ہے لانا ہے؟ اس کے لیے تو سب سے ضروری ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹڈ اکانومی ہو, ساری چیزیں کرسٹل کلیئر ہو, ٹرانسپیرنسی ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہو. یہ مساق معیشت کون سی ہوتی ہے کہ جس میں کہا جائے تم بھی چور میں بھی چور, آؤ مل کے لوٹے پاکستان کو, آؤ سب مل کے کھاتے ہیں. یہ کون سی مساق ہوتی ہے بھائی؟ ایسا کہیں نہیں ہوتا دنیا میں کہ مساق معیشت ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے نعرہ ہے کہ آؤ مل کے کھائیں. آؤ مل کے کھانے کے اوپر کبھی نہیں ہوتا. ٹرانسپیرنسی پہ, اکاؤنٹیبلٹی پہ, یہ جو سارے ہم پہ فیٹف کی گرے لسٹ میں ہم کیوں ڈالا گیا تھا؟ ہمیں ڈالا اس لیے گیا تھا کہ منی لانڈرنگ میں پاکستان جو ہے ٹاپ کنٹریز میں آ رہا تھا. منی لانڈرنگ کے حوالے سے قوانین پاس ہونے تھے. وہ پی ٹی آئی کی بڑی اچھی آپ نے فیڈ اپ کی بات کی, گرے لسٹ کی بات کی. وہ یہ کہتے ہیں جب گرے لسٹ سے نکلنے کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہماری گورنمنٹ کے اقدامات تھے, اور آئی ایم ایف کی بات ہوتی ہے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اچھا کون سا اقدام کیا انہوں نے؟ ایک اقدام بتا دیں, کیا اقدام کیا انہوں نے؟ وہ ٹکٹ کٹا کے جو گئے وہاں پہ, یہ اقدام ہے. تو بھائی قانون پاس کرانے تھے, وہ ہم نے کرائے. یہ دونوں لوگ جو ہیں ہنا ربانی اور بلاول, یہ دونوں بائیک آؤٹ کر کے گئے تھے فیٹف کے قانون پہ. انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ عمران خان جو ہے فیٹف کے آگے جھک گیا ہے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ فیٹف میں ہمیں کامیابی ہو گئی. آپ نے کیا کیا ہے؟ فیٹف کے 2 آخری شرائط تھیں. ایک ٹیرر فائنینسنگ. بے نظیر نے کہا کہ ٹیرر فائنینسنگ ہوتی ہے اسامہ بن لادن کی جانب سے نواز شریف کو.
मनी लॉन्ड्रिंग में बादशाह मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो जरदारी है, जिसमें अयान अली के जरिए जो है वो तकरीबन 56 दफा उन्होंने साथ किया और उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना। ये जो आपका मकसूद चपरासी अल्लाह मियां को प्यारा हो गया। वैसे कितनी कमाल बात है कि शहबाज शरीफ के केस में जितने भी गवाहान या उसके अंदर जो मुलव्विस है सारे अल्लाह मियां को एक साथ प्यारे हो गए। अच्छा सर, आप जो है बहुत पीपल्स पार्टी पे तनकीद तो करें, मुझे एक तनकीद का मासूम सा जवाब दे दीजिए। ये जब आप गवर्नमेंट में थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब ये कहा था, जी मैं अपने जियालों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनके मार्च की वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से पेट्रोल जो है वो 10 रुपए कम हो गया और बिजली की प्राइस में कमी आ गई। जब वो मार्च निकाल के आपसे कमी करवा सकते, सर आप भी एक मार्च निकाल लें। नहीं, हम मार्च नहीं कर रहे। ये अपने जियालों को बोले कि उनकी काबिशों से 100 रुपए पेट्रोल दोबारा कम कर लें। उनकी काबिशों से 10 रुपए कम हो सकता है, 100 रुपए नहीं हो सकता। अब तो वो वजीर भी हैं। अपनी हुकूमत में कम करा लेना। दूसरों की हुकूमत में तो कराना बड़ा आसान था 10 रुपए, तो अपनी हुकूमत में क्यों नहीं कम करा रहे? अपनी हुकूमत में करा लें। और IMF का ये मुआहिदा भाई कहाँ है, लाके दिखाएं, पब्लिक करें जरा मुआहिदा। कोई है ही नहीं। लेकिन वो वाला लेटर बिल्कुल जरूर है जिससे ऊपर वो मुदाखलत हुई। बहुत शुक्रिया अरसलान ताज साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका मौक़िफ़ सामने आया। एक ब्रेक के बाद फहमीदा यूसुफी से इसी हवाले से बात करते हैं।